दिल छू लेने वाली कहानी। जैसे ही मैंने घर में प्रवेश किया, मेरे मन को छू लेने वाली महक मेरे किचन से आ रही थी। बैग को सोफे पर पटक हाथ मुंह धोकर मैं सीधे किचन में जा घुसी। कढ़ाई में छन रहे साबूदाने के बरों को देखकर पीछे से माँ के गले में भी हाथ डालकर बोली, टेस्टी। अरे वाह माँ, आज तो आपने मुझे खुश कर दिया। बोलिए आपको क्या चाहिए। तू खुद माँ बन गई है, पर अभी भी बचपना नहीं गया तेरा। ले जल्दी से खाकर बता कैसे बने हैं। प्लेट में 2 बड़े और नारियल की चटनी डालकर देते हुए माँ ने हल्की सी चपत मेरे गालों पर लगा दी। माँ बन गई तो क्या, मैं आपकी बच्ची नहीं रही, कहते हुए मैं बड़े प्यार से बड़े खाने लगी। सर्दियों में माँ के हाथ के बड़ों के हम सब दीवाने थे। माँ को कुकिंग का बहुत शौक था, इसलिए शायद हम भाई बहन बहुत चटोरे हो गए थे। मैं बचपन की सुनहरी यादों में कुछ खो गई और उससे पहले मेरे पतिदेव अनंत ने घर में प्रवेश किया और आते ही फरमान जारी किया, दीपा जल्दी से कड़क चाय पिला दो, सिर में तेज दर्द हो रहा है। बेटा तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैंने बड़े बनाए हैं और कड़क चाय बस तैयार होने ही वाली है। अरे माँ, आप क्यों परेशान होती हो, इतनी बार आपसे कहा है कि आप बस आराम किया करें, पर नहीं, आप मान नहीं सकती। बेटा हाथ पैर चलते रहेंगे तो बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, पर अगर जाम हो गए तो मेरे साथ साथ तुम लोग भी परेशान हो जाओगे। इसलिए हल्का फुल्का काम तो करने ही देते रहो। जिंदगी भर तो काम में कोलू के बेल की तरह जुटे रहे और अब तुम आराम करने को कह रहे हो, तो बताओ कैसे हो पाएगा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अनंत निशब्द से हो गए। हमें खिलाकर माँ अपनी प्लेट लगाकर ले आई और टीवी देखते हुए स्वयं भी खाने लगी। माँ की शुरू से आदत है, जब तक घर के एक एक सदस्य को खिला नहीं देंगी तब तक स्वयं नहीं खाएंगी। मैं चेंज करके कुछ देर आराम करने के उद्देश्य से बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही मन आज से 2 वर्ष पूर्व जा पहुंचा, जब एक दिन सुबह सुबह मेरे भाई वीरेंद्र का मेरे पास फोन आया। माँ और बाबूजी उस समय वीरेंद्र के ही पास थे। मेरे फोन उठाते ही वह बोला, मैं तो परेशान हो गया हूँ इन दोनों से। जब भी घर में आओ तो लगता है मानो 2 जासूस बैठे हैं घर में। हमारा उनके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। दीदी आप ही कोई तरीका बताओ जिससे ये दोनों यहाँ से चले जाएं। वीरेंद्र की बातें सुनकर मेरा दिमाग शून्य पड़ गया था। उससे उम्र में बड़ी होने के बावजूद समझ नहीं पाई कि उसके प्रश्न का क्या जवाब दूं। जिस बेटे के जन्म के लिए माँ बाबूजी ने ना जाने कितनी मन्नतें मांगी, कितने मंदिर मस्जिद के दरवाजे खटखटाए और जिसके जन्म होने पर लगा मानो उसके जीवन के समस्त दुखों का हरण हो गया हो, वही बेटा आज उन्हें जासूस कह रहा था। अपनी संतान की प्रगति से खुश होने वाले माँ पिता अपने ही बेटे के घर में जासूस कैसे हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति में पुत्र को मोक्ष के द्वार तक पहुँचाने वाला कहा गया है। हमारे धर्म रक्षकों ने इस पर और चाशनी चढ़ाई कि मरण उपरांत पुत्र के द्वारा दी गई मुख्य अग्नि से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अन्यथा तो मानव बस नरक में ही जाता है। बस इसी मानसिकता के शिकार माँ बाबूजी इस कमर तोड़ती महंगाई में भी एक के बाद एक 3 बेटियों की कतार लगाते गए। इस बीच माँ के गर्भ में पल रही कुछ बेटियों को तो जन्म ही नहीं लेने दिया गया। खैर, इंतजार का फल मीठा होता है, ये कहावत हमारे घर में भी चरितार्थ हुई और अंत में जब बेटा हुआ तो लगा मानो साक्षात स्वर्ग के द्वार खुल गए हों। माँ बाबूजी को तो उनका वह अनमोल हीरा मिल गया था जो उनकी वृद्धावस्था को सुधारने वाला था। अपने हीरे मोती जैसे भाई को पाकर हम बहनों की तो खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं था, क्योंकि हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर हमें ताऊजी के बेटों की राह देखनी पड़ती थी। अब वह औपचारिकता समाप्त हो गई थी। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। हम तीनों बहनों की शादियां हो गईं।
दोनों बड़ी बहनें अपने परिवार के साथ विदेश जा बसी थी। सो साल 2 साल में एक बार ही आ पाती थी। न केवल भाई वीरेंद्र बल्कि हम बहनों को पढ़ने लिखने में भी माँ बाबूजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तक वीरेंद्र भी इंजीनियरिंग करके दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी करने लगा था। मैं भी यहाँ मुंबई में एक बैंक में कार्यरत थी। भारतीय समाज में लड़के की नौकरी लगते ही उसकी बोली लगनी प्रारंभ हो जाती है। सो वीरेंद्र के लिए भी रिश्तों की लाइन लग रही थी। जब भी किसी लड़की का फोटो आता तो माँ बाबूजी की खुशी देखते ही बनती थी। अपने बुढ़ापे का सुखमय होने का सपना देख रहे माँ बाबूजी को उस समय तगड़ा झटका लगा जब एक बार वीरेंद्र छुट्टियों में घर आया और माँ बाबूजी की लड़की देखने की तैयारी देखकर घोषणा की कि माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से विवाह करूँगा। आप लोग परेशान ना हो। वीरेंद्र एक वाक्य में अपनी बात कहकर घर से बाहर निकल गया। माँ बाबूजी को काटो तो खून नहीं। माँ कभी उस दरवाजे को देखती जहाँ से अभी वीरेंद्र निकला था और कभी बाबूजी को। अपने कानों सुनी बात पर वह भरोसा ही नहीं कर पा रही थी। अचानक किए गए वीरेंद्र के इस विस्फोट से वह बुरी तरह घबरा गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, इस दिन के लिए पैदा किया था इसे पता भी है कि कितने बलिदानों के बाद हमने इसे पाया है। क्या क्या सपने संजोए थे बहू को लेकर। इसने एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। बाबूजी शायद मामले की गंभीरता को भाप नहीं पाए थे या अपने बेटे पर अति विश्वास को। सुबह माँ को दिलासा देते हुए बोले, मैं समझाऊंगा उसे, बच्चा है, समझ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये सब क्षणिक आवेश, मेरा बेटा है, अपने माता पिता की बात अवश्य मानेगा। माँ को भी बाबूजी की बातों पर और उससे भी ज़्यादा अपने बेटे पर भरोसा था। सो बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है मजाक कर रहा होगा। ऐसा नहीं कर सकता। हमारे अरमानों पर पानी नहीं फेरेगा हमारा बेटा। क्योंकि अगले दिन वीरेंद्र वापस दिल्ली चला गया। सो बात आई गई हो गई। पर अगली बार जब वीरेंद्र आया तो बाबूजी ने एक लड़की वाले को भी आने का समय दे दिया। वीरेंद्र ने उनके सामने बड़ी ही रूखे और तटस्थ व्यवहार किया और लड़की वालों के जाते ही माँ बाबूजी पर फट पड़ा। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? जब मैंने आपको बता दिया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा, फिर इन लोगों को क्यों बुलाया? वह मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में काम करती है और ये रही उसकी फोटो। कहते हुए वीरेंद्र ने एक फोटो टेबल पर पटक दी। अपने बेटे की बातों को सुन रही माँ ने लपक कर टेबल से फोटो उठा ली। सामान्य से नैन नक्श और सांवले रंग की लड़की को देखकर उनकी त्योरियां चढ़ गईं और बोली, बेटा ये तो हमारे घर पे परबंद जैसी लगेगी। तुझे इसमें क्या दिखाई दिया जो तू लट्टू हो गया? माँ, मेरे लिए नैन नक्श और रंग नहीं बल्कि गुण और योग्यता मायने रखती है और सोनम बहुत योग्य है। हाँ, एक बात और बता दूं कि सोनम हमारी जाति की नहीं है। वीरेंद्र ने कुछ सहमते हुए कहा। अपनी जाति की नहीं है मतलब? बाबूजी गरजते स्वर में बोले। मतलब वह जाति से वर्मा है। वीरेंद्र ने दबे से स्वर में कहा, मतलब नाई। यही दिन और देखने को रह गया था। श्रीवास्तव परिवार में एक नाई की बेटी बहू बनकर आएगी। वाह वाह, इसी दिन के लिए तो पैदा किया था तुझे। ये सब देखने के से पहले मैं मर क्यों ना गया। मुझे ये शादी कतई मंजूर नहीं। बाबूजी आवेश और क्रोध में से कांपने लगे थे। किसी तरह माँ ने उन्हें संभाला। तो ठीक है, ये नहीं तो कोई नहीं। मैं आप लोगों की खुशी के लिए आजीवन कुंवारा रहूंगा। वीरेंद्र अपना फैसला सुनाकर घर से बाहर चला गया था। उस दिन ना घर में खाना बना और ना ही किसी ने कुछ खाया।
प्रतिपल हंसी खुशी से गुंजायमान रहने वाले हमारे घर में ऐसी मनहूसियत छाई कि सबके जीवन से उत्साह और खुशी ने मानो अपना मुंह ही फेर लिया हो। विवाहित होने के बावजूद हम बहनों को भी इस घटना ने कुछ कम प्रभावित नहीं किया था। माँ बाबूजी का दुख हमसे देखा नहीं जाता था और भाई अपने पर अटल था, पर शायद समय सबसे बड़ा मरहम होता है। कुछ माह में पुत्र मोह में डूबे माँ बाबूजी को समझ आ गया था कि अब उनके पास बेटी की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। जिस घर की बेटियों को उनकी मर्जी पूछे बगैर ससुराल के लिए विदा कर दिया गया था, उस घर में बेटों की इच्छा का मान रखते हुए अंतरजातीय ये विवाह के लिए भी जोर शोर से तैयारियां की। वीरेंद्र माँ बाबूजी की कमजोर नस थी, तो उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। खैर, गाजे बाजे के साथ हम सब सोनम को हमारे घर की बहू बनाकर ले आए थे। सांवली रंगत और बेहद साधारण से नैन नक्श वाली सोनम गोरे चिट्ठे लंबे कदकाठी और बेहद सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी वीरेंद्र के आसपास जरा भी नहीं ठहरती थी। पर कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। एक तो बड़ा जनरेशन गैप, दूसरे प्रेम विवाह, तीसरे माँ बाबूजी की बहू से आवश्यकता से अधिक अपेक्षा, इन सब के कारण परिवार के समीकरण धीरे धीरे गड़बड़ाने लगे थे। बहू के आते ही माँ बाबूजी ने ही अपनी जिंदगी से अपने ही पेट जाई बेटियों को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था, तो बेटे बहू के लिए तो वह स्वतः ही महत्वहीन हो गई थी। कुछ ही समय में बहू ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। वीरेंद्र और उसकी पत्नी सोनम को परिवार के किसी भी सदस्य से कोई मतलब नहीं था। कुछ समय पूर्व ही सोनम की डिलीवरी होने वाली थी, तब माँ बाबूजी गए थे वीरेंद्र के पास। नन्हे से पोते के मुंह में बड़ी मुश्किल से 1 माह तक रहे थे दोनों। तभी वीरेंद्र ने मुझे उन्हें वापस भेजने का उपाय पूछा था। मैंने भी उन्हें वापस आने के लिए राजी कर लिया था। अभी उन्हें आए कुछ वक्त ही हुआ था कि अचानक एक दिन बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा और दुनिया से ही कूच कर गए। पीछे रह गई माँ अकेली। लोक लाज निभाते हुए वीरेंद्र माँ को अपने साथ ले तो गया, परंतु वहाँ के दम घोटू वातावरण और सोनम के कटु व्यवहार के कारण वह वापस आ गई और अब तो पुनः दिल्ली जाने से साफ इनकार कर दिया। सोने पर सुहागा यह की बात वीरेंद्र और सोनम ने भी माँ को अपने साथ ले जाने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। मनुष्य का जीवन ही ऐसा होता है कि एक समस्या का अंत होता है तो दूसरी उठ खड़ी होती है। अचानक एक दिन माँ बाथरूम में गिर गई और अपना हाथ तोड़ बैठी। वीरेंद्र ने इतनी छोटी सी बात समझकर आना उचित नहीं समझा, बस फोन पर ही हाल चाल पूछकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी। दोनों बड़ी बहनें तो विदेश में होने के कारण यूं भी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त थीं। बची मैं, सो वीरेंद्र का रुख देखकर मेरे अंदर बेटी का कर्तव्य भाव जाग उठा। फ्रैक्चर के बाद जब माँ को देखने गई तो उन्हें अकेला एक नौकरानी के भरोसे छोड़कर आने की मेरी अंतरात्मा ने गवाही नहीं दी और मैं माँ को अपने साथ मुंबई लेकर आ गई। मैं कुछ और आगे की यादों में विचरण करती, तभी मेरे कानों में अनंत का स्वर गूंजा, कहाँ हो भाई, खाना वाना मिलेगा, 9 बजने को जा रहे हैं। मैंने अपने खुले बालों को जूड़ा बनाया और फटाफट किचन में जा पहुंची। देखा तो माँ ने रात के लिए डिनर की पूरी तैयारी कर ही दी थी, बस केवल रोटी बनाने शेष थी। मैंने फुर्ती से गैस जलाई और सबको गर्मा गर्म रोटी खिलाई। सारे काम समाप्त करके मैं अपने बेडरूम में आ गई। अनंत तो लेटते ही खर्राटे लेटने लगे थे, पर मैं तो अभी अपने विगत से ही बाहर नहीं आ पा रही थी। आज भी बेहतर मुझे याद है, जब माँ को देखने गई, मैं वापस माँ को अपने साथ लेकर लौटी थी। मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए अनंत ने माँ के आने पर उत्साह नहीं दिखाया था, बल्कि घर आकर सख्त स्वर में बोले,
ये सब क्या है दीपा? मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा निर्णय तुमने कैसे ले लिया? कैसे मतलब? अपनी माँ को अपने साथ लाने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? मैंने भी कुछ व्यंग्यात्मक स्वर में उत्तर दिया था। क्यों, अब क्यों नहीं ले गया उनका सगा बेटा इन्हें अपने साथ, जिसके लिए इन्होंने बेटी तो क्या दामादों तक को सदैव नजरअंदाज किया। अनंत आखिर वो मेरी माँ है, वे नहीं ले गया तभी तो मैं लेकर आई, उन्हें ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकी। मेरी बात सुनकर अनंत चुप तो हो गए, पर कहीं ना कहीं अपनी बातों से मुझे जता गया कि माँ का यहाँ आना उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसके बाद मेरी असली परीक्षा प्रारंभ हो गई थी। अपने 20 साल के वैवाहिक जीवन में मैंने अनंत का जो रूप आज तक नहीं देखा था, वह सब मेरे सामने आ रहा था। घर आकर सबसे बड़ा प्रश्न था हमारे 2 बेडरूम के घर में माँ को ठहराने का। 10 वर्षीय बेटी ताशी के रूम में माँ का सामान रखा तो ताशी एकदम बिदक गई। अपने कमरे में राजा की भांति अब तक राज करती आई ताशी नानी के साथ कमरा शेयर करने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया, तब कहीं मानी। पर रात को तो अपना तकिया और चादर लेकर उसने हमारे बेड पर ही अपने पैर पसार लिए कि अब तो मैं आप लोगों के साथ सोऊंगी, भले ही कल से नानी के साथ सो जाऊंगी। पर जैसे ही अनंत सोने के लिए कमरे में आए तो ताशी को बेडरूम में देखकर चौंक गए। लो, अब प्राइवेसी भी नहीं रही, आज के लिए थोड़ा दिक्कत सह लो, कल से तो ताशी नानी के साथ ही सोएगी। मैंने दबी आवाज में कहा कि कहीं माँ न सुन ले। दिक्कत ही तो सहना है, और कर भी क्या कर सकते हैं। अनंत ने कुछ इस अंदाज में कहा मानो जो हो रहा है वह उन्हें लेश मात्र भी पसंद नहीं आ रहा, पर उन्हें इग्नोर करने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। माँ को सुबह जल्दी उठने की आदत रही है, सो सुबह 5 बजे उठकर उन्होंने किचन में बर्तन खड़खड़ाने प्रारंभ कर दिए थे। मैं मुंह के ऊपर से चादर तान कर सब कुछ अनसुना करने का प्रयास करने लगी। अभी मेरी फिर से आंख लगी ही थी कि अनंत की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। दीपा, ये मम्मी की घंटी की आवाज़ बंद करो, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मैंने लपक कर मुँह से चादर हटाई तो माँ की मंदिर की घंटियों की आवाज़ मेरे कानों में भी शोर मचाने लगी। सुबह के सर्दी भरे दिनों में भी मैं रजाई से बाहर आई और किसी तरह माँ की घंटी की आवाज़ को शांत किया। जब से माँ आई है मेरे लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता। 2 दिन बाद रात को जैसे ही मैं सोने की तैयारी कर रही थी कि ताशी ने मुंह बनाते हुए बेडरूम में प्रवेश किया। मम्मी, मैं नानी के पास तो नहीं सो सकती, वो इतने खर्राटे लेती हैं। अगले दिन अनंत को जल्दी ऑफिस जाना था, पर जैसे ही वह सुबह उठे तो बाथरूम पर माँ का कब्जा था। उन्हें सुबह जल्दी नहाने की आदत जो थी। बाथरूम बंद देखकर अनंत अपना आपा खो बैठा। दीपा, मैं लेट हो जाऊंगा, मम्मी से कहो हमारे ऑफिस जाने के बाद नहाया करें। उन्हें कौन सा ऑफिस जाना है? अरे ऑफिस नहीं जाना है तो क्या हुआ? बेटा, चाय तो पीनी है ना, और तुम जानते हो कि मैं बिना नहाए चाय नहीं पीती हूँ। माँ ने बाथरूम से बाहर निकलकर सफाई देते हुए कहा। जिंदगी भर अपनी शर्तों पर जीती आई माँ के लिए स्वयं को बदलना बहुत मुश्किल था, और अनंत मेरे साथ कोऑपरेट करने को भी तैयार नहीं थे। इस सब के बीच मैं खुद को तो भूल ही गई थी। किसी तरह तैयार होकर लेट लतीफ़ बैंक पहुंची, और शाम को बैंक से निकलते समय दिमाग में बस घर की समस्याएं ही घूमती थीं। इससे मेरा काम भी प्रभावित होने लगा था। मेरी हालत ज़्यादा दिनों तक बैंक मैनेजर से छुपी नहीं रही, और एक दिन बैंक मैनेजर ने मुझे अपने केबिन में बुला ही लिया। बैठो दीपा, क्या बात है? पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि कुछ परेशान सी लग रही हो। यदि कोई ऐसी समस्या है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो बताओ।
अपने काम में सदैव परफेक्शन को इम्पोर्टेंस देने वाली दीपा के काम में अब खामियां आ रही हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। सॉरी, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी, कहकर मैं मैडम के केबिन से बाहर आ गई। क्या कहूँ मैडम से कि बेटियाँ कितनी भी पढ़ लिख लें, आत्मनिर्भर हो जाएं, पर अपने माता पिता को अपने साथ रखने या उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए पति का मुंह ही देखना पड़ता है। एक पति अपनी पत्नी से अपने माता पिता की सेवा करवाना तो पसंद करता है, परंतु सास ससुर की सेवा करने में अपनी तौहीन समझता है। समाज की इस दोहरी मानसिकता से अनंत भी अछूता नहीं था। यदि वह चाहता तो माँ के साथ भली भांति तालमेल बैठाकर नित नई उत्पन्न होने वाली समस्याओं को काफी हद तक कम कर सकता था। यूं भी हम दोनों मिलकर अब तक के जीवन में आई प्रत्येक समस्या का सामना करते ही आए थे, परंतु जब से माँ आई है अनंत ने उसे अकेला कर दिया। बीती यादों को सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह बेड के बगल की खिड़की के झीने पर्दों से आई सूरज की मध्यम रोशनी और चिड़ियों की चहचहाहट से उसकी नींद खुल गई। तभी अनंत ने चाय की ट्रे के साथ कमरे में प्रवेश किया। उठिए मैडम, मेरे हाथों की चाय से अपने संडे का आगाज कीजिए। ओह क्या बात है, आज तो मेरा संडे बन गया। मैं फ्रेश होकर चाय का कप लेकर अनंत के बगल में बैठ गई। तो आज संडे का क्या प्लान है मैडम? मम्मी और ताशी भी आते ही होंगे। मम्मी, आज हम लोग पार्क चले गए फॉर होल डे एंजॉयमेंट। चलोगे ना मम्मी? और नानी भी हमारे साथ चलेंगी। माँ के साथ वॉक करके लौटी ताशी ने हमारी बातें सुनकर संडे का अपना प्लान बताया। हाँ हाँ, हम सब चलेंगे। चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करके सब तैयार हो जाओ। मेरे बोलने से पहले ही अनंत ने घोषणा कर दी। पूरे दिन के एंजॉयमेंट के बाद लेट नाइट जब घर लौटे तो सब थक कर चूर हो चुके थे, सो नींद के आगोश में चले गए। मुझे लेटते ही वह सीन याद आ गया था जब माँ के आने के बाद एक दिन अनंत की माँ ने फ़ोन करके बताया कि अगले हफ्ते मैं इंडिया वापस आ रही हूँ। 4 साल पहले अनंत के पिता का एक बीमारी के चलते देहांत हो गया था। उसके बाद से उनकी माँ ने ही अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। अनंत 2 ही भाई बहन हैं, जिनमें दीपा की शादी एक एनआरआई से हुई तो वह विवाह के बाद से ही अमेरिका जा बसी थी। पिछले दिनों उनकी डिलीवरी के समय मम्मी जी वहाँ गई थी और अब उनका वापसी का समय हो गया था, सो आ रही थी। दोनों बच्चे अपनी माँ से बहुत अटैचमेंट में हैं। उस दिन मैं बैंक से वापस आई तो अनंत का मुंह फूला हुआ था। जैसे ही माँ समिति के मंदिर में गई थी वह फट पड़े। अब बताओ मेरी माँ कहाँ रहेंगी? क्या सोचेंगे वो कि मेरे बेटे के घर में तो मेरे लिए जगह तक नहीं। आखिर इंडिया में है ही कौन मेरे अलावा जो उन्हें पूछेगा। तुम्हारे तो और भाई बहन भी हैं, मैं तो एक ही हूँ ना मेरी माँ के लिए। अनंत, थोड़ी शांति तो रखो, आने तो दो मम्मी जी को, सब हो जाएगा। मैंने कहा मना किया है कि उनकी जिम्मेदारी उठाने से, पर अपनी माँ की जिम्मेदारी भी है मेरे ऊपर। ये कहकर कि और भाई बहन उन्हें रखेंगे अपने पास, मैं कैसे अकेला छोड़ दूँ उन्हें? आखिर मेरा भी पालन पोषण उन्होंने ही किया है। मेरी इतनी दलीलों में से एक भी शायद अनंत को पसंद नहीं आई थी और वह अपने फूले हुए मुंह के साथ बेडरूम में जाकर टीवी देखने लगे थे। एक सप्ताह बाद जब सासू माँ आई तो मैं बहुत डरी हुई थी कि अब ना जाने किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं अपनी सास की समझदारी की शुरू से ही कायल रही हूँ, परंतु मेरी माँ को यहाँ देखकर उनकी प्रतिक्रिया से तो अनजान ही थी। मैंने सासू माँ के रहने का इंतज़ाम भी माँ के कमरे में ही कर दिया था, जो अनंत को
पसंद तो नहीं आया था, परंतु 2 बेडरूम में फ्लैट में और कोई इंतज़ाम होना संभव भी नहीं था। मेरी माँ की अपेक्षा सासू माँ कुछ अधिक यंग, खुशमिजाज, समझदार और सकारात्मक विचारधारा की थी। मेरी भी उनसे अच्छी पड़ती थी, इसलिए तो उनके आने के दूसरे दिन अवसर देखकर अपनी सारी परिस्थितियों को बयां करते हुए मैं रो पड़ी थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोली, तू चिंता मत कर, मैं कोई समाधान निकालती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उनकी अपेक्षा मेरी माँ का जीवन के प्रति उदासीन और नकारात्मक होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि पहले बेटे की चाह में बेटियों की कतार, फिर बेटे बहू की उपेक्षा। आखिर इंसान की सहने की भी सीमा होती है। परिस्थितियों ने उन्हें एकदम शांत, निरुत्साहित बना दिया था। वहीं सासू माँ के 2 बच्चे और दोनों ही वेल सेटल। 2-4 दिन सब ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने अपने साथ माँ को भी मॉर्निंग वॉक पर ले जाना प्रारंभ कर दिया था। वापस आकर दोनों एक साथ पेपर पढ़ते हुए चाय पीती थी। दोनों किचन में आकर मेड की मदद करती थी, जिससे मेरा काम बहुत आसान हो गया था। जब तक मैं और अनंत तैयार होते, माँ और सासू माँ मेड के साथ मिलकर नाश्ता टेबल पर लगा देते थे। हम चारों साथ साथ नाश्ता करते और ऑफिस के लिए निकल जाते थे। अपनी माँ को यूं खुश देखकर अनंत भी खुश थे। कुल मिलाकर सासू माँ के आने से मेरी कई समस्याओं का अंत होने लगा था। सासू माँ को देखकर मेरी माँ भी पॉजिटिव होने लगी थी। एक दिन जब हम सुबह नाश्ता कर रहे थे तो सासू माँ बोली, दीपा, आज से ताशी अपनी दादी नानी के साथ सोएगी। कितनी किस्मत वाली है कि दादी नानी दोनों का प्यार एक साथ लेकर। क्यों ताशी? हाँ माँ, अब से मैं आप दोनों के नहीं बल्कि दादी और नानी के बीच में सोऊंगी। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है नई कहानी सुनाने का। ताशी ने भी चहकते हुए कहा। इस बात से अनंत भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें उनके पर्सनल स्पेस वापस जो मिल गया था। सासू माँ के आने के बाद मैं भी चैन की सांस ले पाई थी और बैंक पर वापस ध्यान केंद्रित कर लिया था। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।